नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के जिला रियासी के प्रधान शील मगोत्रा जी। आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है और आज पूरे जिले में कार्यक्रम भी हुए हैं। इन्हीं से उस पर भी बातचीत करेंगे और इसके अलावा तमाम सवालात भी इनसे करेंगे। शील जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। धन्यवाद अंशित जी। शील जी, आज स्थापना दिवस आपकी पार्टी मना रही है। इस दौरान जिले भर में क्या क्या कार्यक्रम हुए? अंशित जी, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ प्रजा परिषद के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जब इनका नाम दिया गया और उसके पहले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न परम आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये जो हर साल ये 6 अप्रैल मनाया जाता है, उसी के लेकर आज रियासी ज़िला क्या पूरे इस जम्मू कश्मीर यूटी है, इसके अंदर इसको बनाया गया और देश के अंदर बनाया गया। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के और रियासी ज़िला के अंदर हमारे एक नई शुरुआत की गई कि हमारे जो नाम दिया जाता था जब इलेक्शंस होती थी तो बूथ के ऊपर एक वो कहते थे कि ये पोलिंग एजेंट है, ये इलेक्शन एजेंट है। हमने एजेंट का नाम हटाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रदेश के यूटी के हमारे परम आदरणीय श्री रविंद्र रैना जी और अशोक कौल जी संगठन मंत्री हमारे, उन्होंने एक हमें आदेश दिया कि जो बूथ के अंदर काम करता है कार्यकर्ता, वो एजेंट नहीं हो सकता, वो कार्यकर्ता, उसको प्रेसिडेंट का नाम दिया गया। और प्रेसिडेंट के नाम की एक प्लेट्स हर एक मेरे 450 के करीब जो पोलिंग बूथ हैं इस पूरे रियासी ज़िला के अंदर, और हर ज़िले के अंदर पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशनों के अंदर हमारे जो बूथ प्रेसिडेंट हैं उनकी वो नेम प्लेट और बूथ का नंबर वहाँ मेंशन है। और भारतीय जनता पार्टी का लोगो जो कमल का फूल है, कमल का निशान है, वो लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो लक्ष्य दिया है कि 1 बूथ 20 यूथ, 1 बूथ 50 यूथ का जो लक्ष्य दिया है, उन लोगों को साथ लेकर वो एक तो वो प्लेट लगाएगी उनके घर के बाहर, और दूसरा कि अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो उनकी छत के ऊपर लगाया गया। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कई लोग पेड अपने वो एजेंट इकट्ठे करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि जो बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता है उसको मान सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि जब चुनाव आते हैं वो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में, अपने उस बूथ के अंदर जहाँ जिसका उसका एरिया आता है उसके अंदर वो कार्य करता है, लोगों के साथ संपर्क करता है, लोगों के लिए, लोगों के पार्टी के लिए उनके वोट मांगता है। और हम ये चाहते हैं कि जो बूथ सतर पर भी उसको शक्ति प्रदान की जाए, सशक्त किया जाए, क्योंकि बूथ का प्रेसिडेंट अपने उसको जितना वहाँ एरिया का मालूम है कि वहाँ पे क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ होती है। और उसमें एक चीज़ और की गई है कि जो 1 बूथ 20 यूथ या 1 बूथ 50 यूथ बनाया जाएगा, उसमें सभी की भागीदारी की जाएगी। चाहे उसमें कोई हमारे शेड्यूल कास्ट लोग होंगे वो भी वहाँ रहेंगे, महिलाएं होंगी उनको भी उनका दायित्व दिया जाएगा, वो एक टीम बनेगी। चाहे एसटी के लोग होंगे उनको भी दिया जाएगा, ओबीसी के होंगे उनको भी दिया जाएगा। हर वर्ग के लोगों को उस 1 बूथ 20 यूथ या 1 बूथ 50 यूथ जो बनाया जाएगा, हर वर्ग को उसमें रखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि भारतीय जनता पार्टी बेशक सरकार के अंदर, इस देश के अंदर सरकार चला रही है, या इस जिला के अंदर चाहे डीडीसी की हो या दोनों म्यूनसिपलिटी, एक रियासी म्यूनसिपल काउंसिल हो या म्यूनसिपल कमेटी कटरा हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो ये हम चाहते हैं कि दोनों भारतीय जनता पार्टी की हैं। लेकिन मैं रियासी जिला हेडक्वार्टर की बात करूंगा। यहाँ का जो बस स्टैंड है वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा, क्योंकि अब काउंसिल कहा जा रहा है, तो द्वारा कचरा फेंका जाता है। और बस स्टैंड की हालत आपने देखी होगी, क्योंकि हर रोज़ जब भी अपने ऑफिस आते होंगे तो वहीं से गुजरते होंगे। बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिशों के दिनों में तो हालत बिल्कुल बदतर हो जाती है। तो काउंसिल आपकी हैं कटरा में भी, रियासी में भी, लेकिन जिस तरह से हालत है रियासी के बस स्टैंड की, रियासी के, तो
उस पर क्या कहेंगे आप? कौंसिल होने के बावजूद भी, सांसद होने के बावजूद भी, पूर्व जो एमएलए हैं वो होने के बावजूद भी, और मौजूदा जो केंद्र के जरिए आपकी सरकार चल रही है उसके बावजूद भी रियासी के बस स्टैंड में खड्डे तक नहीं भरवा पाया। देखिए अंशित जी, ठीक है, इस समय हो सकता है वहाँ पे खड्डे हों, नहीं हो सकता है आप गुजरते हैं वहाँ पे, हैं या नहीं है आप? मैं एक चीज़ बताता हूँ अंशित जी, ऐसा है कि पिछले जो 2.5 साल से जो म्यूनसिपल काउंसिल, जो काउंसिल तो अभी बनी है, म्यूनसिपल कमेटी थी, पिछले 2.5 साल के बाद बीच में यहाँ पे 2 बार काम PWD करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये काम हुआ था, 2 बार काम हो, वहाँ से अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये यूटी बनी, यूटी में ये क्या था कि म्यूनसिपल कमेटी अंडर आती थी ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के। चलिए रीज़न आप गिना रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो, वो PWD ने करवाना है गड्ढों वाला काम, लेकिन जो कचरा वहाँ पे फैलाया जा रहा है वो MC रियासी द्वारा फैलाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि पिछले 6 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, MC रियासी भी आपकी है, इसके बावजूद भी, और तमाम जो LG के जरिए आपका शासन यहाँ पे चल रहा है, इसके बावजूद भी आखिर ये छोटे छोटे काम भी क्यों नहीं हो रहे हैं? और गड्ढे हैं या नहीं है ये स्पष्ट करिए, आपको दिखे गड्ढे या नहीं दिखे? नहीं, मुझे मालूम है गड्ढे हैं, बीच में बस स्टैंड के अंदर गड्ढे हैं, और मुझे मालूम हुआ है कि इसके टेंडर्स लग चुके हैं। मैं एक अंशी जी, आपने मेरी बात को काटा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अर्बन लोकल बॉडी के अंडर आता था, अर्बन लोकल बॉडी जो मर्ज हो गया है वो कॉरपोरेशन के अंदर चला गया है, और जो वर्क्स के काम हैं अब वो PWD के अंडर चले गए हैं। और कुछ ये जो कोरोना काल में 1 साल में भी कुछ इनको प्रॉब्लम्स आई, और जो इनके सिविल के जो इंजीनियर हैं वो भी यहाँ कम थे। अब मुझे लगता है कि बड़े ये स्पीड से काम चलेंगे, और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही ये बस स्टैंड की जो हालत है इसको ठीक किया जाएगा। वादा करते हैं आप? बिल्कुल 100%। तो ये गलती मानते हैं आपकी, जो परेशानियां लोगों को हुई हैं और क्या जो हालत है इस समय, उसके लिए माफी भी मांगेंगे आप जनता से? नहीं, देखिए, क्योंकि आप जिस पार्टी की सत्ता है उसी के प्रधान आप हैं, जिले का जो पदभार है आपको सौंपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोगों के मुद्दे हैं उसे एड्रेस किया जाए। पार्टी की बैठकें तो आपकी तमाम होती है, पार्टी को बढ़ाने के लिए तो हम देखते हैं कि लगातार आप कोशिशें करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्यों हल नहीं करवाते? देखिए अंशी जी, ऐसा नहीं है, म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल कमेटी है, उनकी भी बैठकें ली जाती हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, चाहे जो प्रदेश के नेता, बैठकों का नतीजा क्या होता है? नहीं, मेरी बात सुने ना, उनको जो उनके मसले हैं, कहीं फंड्स की प्रॉब्लम है तो वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स वो बताएंगे तो हल होगा। 2.5 साल में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, बहुत काम हुए हैं इस म्यूनसिपलिटी के अंदर। ये हुआ है कि बस स्टैंड में कचरा फेंका जा रहा है और ज़्यादातर एरिया उसका जो है बस स्टैंड का वो कचरे से भरा रहता है, यही काम। देखिए अंशी जी, कचरा कहीं उस स्पॉट पर आप गए हैं? मुझे पता है, आपने बड़ी बार उसको 2-3 बार वो विजुअल दिखाए भी हैं। तो जहाँ के जो म्यूनसिपल के चेयरमैन हैं उनसे भी मेरी कल परसों भी बात हुई थी, उन्होंने पूरी कमेटी उनकी काउंसिल यहाँ पे आई थी जो उनके हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी ही, पिछले दिनों भी कुछ स्ट्राइक का मसला था, कुछ उनके मुद्दे हैं, उनका भी हल करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी पूरी काउंसिल पे, ये चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, 13 के 13 काउंसलर, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो काम हो चुके हैं मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करूंगा। मगर जो काम रुके पड़े हैं, जैसे आपने बस स्टैंड की बताया कि बस स्टैंड में जो कूड़ा करकट रहता है, जहाँ खड्डे हैं, खड्डों के लिए तो मैंने आपको विश्वास दिलाया कि बड़ी जल्दी ही PWD ने इसको टेंडर कॉस्ट करना है और बहुत ही जल्दी ये काम होगा। और जो सफाई वाला जो आपने कहा है कि बाकी रही बात माफ़ी की, तो माफ़ी हम मांगने में कोई हमें परहेज में नहीं है। हम जनता ने हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे जो नेता हैं उनको चुन के भेजा हुआ है, तो जनता के लिए हम कोई कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनता है तो हम हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के लिए हैं, जो उनको चाहे कोई किसी भी पद पर होगा वो लोगों के लिए चुना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा है कि इस देश के, तो आपने कहा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, उनकी लंबित मांगे हैं पिछले काफ़ी समय से, डेली वेजर्स हैं, PHE के हैं, चाहे वो म्यूनसिपलिटी MC रियासी के हैं, कटरा के हैं, या फिर PDD के हैं, या फिर PWD के हैं, या फिर अन्य विभागों के हैं, उनका मसला भी आप
आज तक हल नहीं। क्या कभी आपकी जो पार्टी के प्रधान हैं या फिर जो नुमाइंदे हैं या सांसद हैं उनसे आप ये मुद्दे उठाते नहीं हैं कि कितनी परेशानी उन कर्मचारियों को आती है आपके घर वालों का पालन पोषण करने के लिए? क्या अंशज जी, ये मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर ये क्या सही है कि जब 3 साल भारतीय जनता पार्टी किसी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर सिर्फ मात्र 3 साल रही है, आप 3 साल के अंदर जो बड़े बड़े काम जो हम लोग संघर्ष करते थे, काम तो जनता ने देख लिए। मैं सवाल कर रहा हूँ डेली वेजर्स का। क्या आपको लगता है कि ये वाजिब एक मामला है और इसे हल होना चाहिए? ये वाजिब मांगे हैं? देखिए बिल्कुल हल होना चाहिए, मगर जब इन लोगों को डेली वेजर पे 200 रुपये 300 रुपये पे या 500 रुपये पे रखा, उन सरकारों ने भी तो इन लोगों के से मैं ये कहूँगा उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। उन सरकारों को तो बदल दिया। हाँ, बदल दिया गया ना, लोगों ने बदला ना, जनता ने बदला। आपको लाया, आपने भी मसला? बिल्कुल नहीं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, जब सरकार के अंदर थे तब भी उन्होंने आपने पहले एक दिन इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि 60,000 के करीब जो इन्होंने डिमांड रखी थी कि 60,000 लोग यहाँ पे थे जब सरकार थी। उन्होंने कहा 60,000 है। जब बनते लिस्ट 1 लाख से ऊपर चले गई। अब आप खुद सोचें ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसको टाइम तो लगता है। उसका हल करना किसका काम है? बिल्कुल सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं? सरकार करेगी, बिल्कुल करेगी। हमारे जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इन लोगों को, इनकी लोगों की डिमांड्स लेके हम खुद जाते हैं, प्रदेश के अंदर जाते हैं। हम जब ऑनरेबल यूटी बनने के बाद मिनिमम वेजेस जो यूटी में मिलती हैं वो तो मिलनी चाहिए ना। वो देने में आखिर क्यों आप विलंब कर रहे हैं, क्यों देरी कर रहे हैं? देखिए मैं अंशज जी मैं बताता हूँ, आप चाहे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर हमारी जो आपने कहा कि बैठकें होती हैं, प्रदेश कार्यकारिणी हुई, हमारी जिला के कार्यकारिणी हुई, उसमें हम एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लाते हैं। जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन वो हमारे प्रदेश में जाता है, प्रदेश से हम दिल्ली में भेजते हैं और जहाँ एलजी को भी जाती है वो कॉपी। उसमें ये हमारा मेन पॉइंट था, ये मिनिमम जो बेसिस की बात कर रहे हैं आप, मेन। और यूटी में जो रूल्स होने चाहिए, उसके लिए आपने देखा कि जब से ये ड्यूटी बनी है उसके बाद ये कोरोना काल बढ़ा था, अब दोबारा थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन पे आया, अब दोबारा उसकी जो दूसरी वो लेयर चलना शुरू हो गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ड्यूटी के जो रूल्स हैं वो लागू होंगे और बहुत जल्द होंगे। अगर 1953 में भारतीय जनता पार्टी जब हमारी जनसंघ प्रजा परिषद थी, उस समय उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से दफ़ा 317 और 35 से जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे। तो वो आपने देखा कि 1953 और 2019 5 अगस्त 2019 को वो चला गया। तो विश्वास रखें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि वो उन्होंने जो कहा है वो होगा। और बहुत जल्द ये जो मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं आप, या कोई और मुद्दे हैं जो ड्यूटी के अंदर लागू होंगे, वो सब मसले इसी हमारी सरकार के दौरान हल होंगे। वादा करते हैं आप डेली वेजेस? 100%। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश नेतृत्व है इसके लिए बड़ा मैं ये कहूँगा चिंतित है और वो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ के हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी ये बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उनकी भी बात हो चुकी है और जल्दी ही इसका जो हल है, जो मेन सोल्यूशन है, वो निकालने की कोशिश करेंगे। आपने एक कार्यक्रम में कहा था कि कालका मंदिर के पास पार्क का निर्माण किया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, लेकिन आज कई साल गुजर चुके हैं, उस वादे का क्या हुआ? देखिए अंशज जी, तब आप प्रधान भी नहीं। देखिए अंशज जी, बात यह है कि जब उस समय यहाँ की जो सरकार थी, हमारी कोलेशन सरकार थी भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ, जब कोलेशन सरकार में जब मैंने ये कहा था तो यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे आई थी। वहाँ पे जब पहला डेपुटेशन था तो वो मेरा ही डेपुटेशन वहाँ मिला था और मैंने उस पर बात रखी थी। उस समय वहाँ तब की यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 10 लाख रुपया उसी समय सैंक्शन कर दिया था। 10 लाख रुपया वहाँ लग चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपका सारा का सारा फंड्स आएगा, उसके बाद सरकार चलेगी। मुझे लगता है कि अभी वो और फंड्स आ गए हैं, वो काम चल रहा है, इस समय भी काम चल रहा है। जो पार्क का काम है कालका मंदिर के अंदर, वो काम चल रहा है। वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पार्क बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा।
और भी कई ऐसे मसले उस समय उठाए थे, वो भी मसले हल हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस समय जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने विश्वास दिलाया था, वहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, वहाँ पे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे या टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो लोग थे, उन्होंने कहा था, और टूरिज्म की तरफ से वो पार्क अब बन के मुझे लगता है कि कुछ काम जो 25-30-40% वहाँ हो रहा है, अभी भी इस समय भी चल रहा है। तो आप देखेंगे, कभी भी देखना, आप चेक करें, वहाँ पे काम चल रहे हैं। हमने जो मतलब कब तक बन जाएगा पार्क? मुझे लगता है कि इसी साल वो कंप्लीट होगा, मुझे लगता है। तो अगला, अगर पार्क बनता है तो आपका इंटरव्यू फिर वहीं पे करेंगे, अगर नहीं बनता है तो वो सवाल लगातार आपसे पूछे। बिल्कुल अंशी जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता होगा, ठीक है, मैं भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मगर मैं अपने संगठन पे और अपने संगठन के लोगों पर पूरा विश्वास है कि हमने कभी झूठे वादे नहीं किए। हमने जो कहा, हमने कोशिश की उसको हल करने की। हल करने का मतलब ये है कि आपने तो ये भी कहा कि टोल टैक्स का मुद्दा जो है जल्दी हल करेंगे, लेकिन वो वादा आपका झूठा साबित होगा। अंशी जी, टोल टैक्स पे हमें रिलैक्सेशन देंगे, कोई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी कब देंगे? सवाल ये ना, जितना पैसा लोग वहां पे दे चुके हैं उसकी भरपाई कौन करे? बहुत जल्द देंगे, बहुत जल्द देंगे। अपने रियासी जिला को उसका बेनिफिट देंगे। आपका टोल लगता है? बिल्कुल 100% लगता है। तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आपने नेताओं को, बड़े नेताओं को क्यों नहीं बताया? देखिए, हमने अपने बड़े नेताओं को भी बोला है और नहीं मानते, नहीं सुनते। मुझे विश्वास है कि यहाँ पे जो असम की इलेक्शंस के बाद जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात होगी। मुझे लगता है कि शायद 2-4-5 दिन के बाद ये हमारी दिशा की मीटिंग है कटरा, सॉरी उधमपुर के अंदर, उसमें भी ये मुद्दा उठेगा और बहुत जल्द इसको हल निकालने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रियासी जिला को इसकी रिलीफ मिलनी चाहिए और इसके लिए हमने जद्दोजहद भी की है, संघर्ष भी करेंगे पार्टी के साथ। चाहे दिल्ली में गडकरी साहब से मिलने होगा, उनसे भी मिलेंगे। पार्टी के खिलाफ तो नहीं जाएंगे? नहीं, पार्टी के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मुद्दे जनता के हल नहीं होंगे पार्टी के खिलाफ। देखिए, मेरी बात सुने अंशी जी, पार्टी के खिलाफ क्या होता है? जनता के मुद्दे जरूरी हैं या फिर पार्टी जरूरी? अगर हम आज इस पद पर बैठे हैं तो ये पार्टी है। पार्टी से ऊपर हमारा कुछ नहीं है। हम पार्टी, सबसे पहले हमने अपना नेशन फर्स्ट, हमारा जनता के मुद्दे, हमारा एक, आपने देखा होगा हमारे जो जनता के मुद्दे जरूरी हैं या पार्टी जरूरी है? जनता के मुद्दे ज्यादा जरूरी है या पार्टी? सबसे पहले नेशन आता है, देश आता है, देश, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि देश के लिए काम करें ना। देश आपको, आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के प्रधान हैं, तो यहाँ की समस्याएं हल करें। देश के लिए आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन वही नहीं हो पा रहा। उसी के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि देश की जनता को अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं कम सड़क इस्तेमाल करके, तो उस पर आप लगातार आश्वासन दे रहे हैं। आज भी आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हल नहीं हुआ ना टोल टैक्स का। ये मानते ना आपकी, अभी तक आप नाकाम रहे हैं। अंशी जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 टायर सिस्टम यहाँ लागू करेंगे। लोग जो अपोजिशन के लोग थे, लेकिन फिर प्रोटेस्ट हो गया। डीडीसी चेयरपर्सन भी वहां मौजूद रहे, वाइस चेयरपर्सन भी और मेंबर्स भी वहां मौजूद रहे और प्रोटेस्ट हो गया। जो सशक्त करने की बात थी 3 टियर को, वो कहीं ना कहीं वो नाराज दिख रहे हैं। तो इस पर क्या कहें? देखो, ये हर इंसान का राइट है, अपना हक मांगने का राइट हर इंसान को है। कहा तो वादा जो हुआ था, वादा खिलाफी नहीं, कुछ नहीं है। आज सारा कुछ स्ट्रीमलाइन पे है। मैं आपको बताता हूँ कि 3 टायर सिस्टम की बात की थी। मुझे याद है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जिन्होंने इन इलेक्शनों का बाईकॉट किया था, जो पहला टेयर हुआ था, चाहे कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, म्यूनसिपैलिटी की हो, चाहे पंचायतों की हो, उन्होंने बाईकॉट किया था। जब इनको अपनी ज़मीन खिसकती दिखी, उन्होंने 3 टायर में इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन की है। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, इनको और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को देखा हुआ है, लोगों ने इनको नकारा है। हमारे यहाँ रियासी जिला के अंदर डीडीसी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने और पहली बार 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ, पहली बार जो चुनाव हुआ, मुझे गर्व है अपनी पार्टी पे और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और अपनी जो ये जनता है, जिन्होंने, जनता जनार्दन ने। आपको क्या लगता है उनको जो पावर्स दी गई हैं वो कम है, इससे वो जनता के काम सही से नहीं करवा पाएंगे? पावर्स बढ़नी चाहिए। देखिए, जो जब नई चीज़ आती है, अब देखिए, पहली बार जो चुनाव भी पहली बार हुए जम्मू कश्मीर, मतलब इतिहास में पहली बार चुनाव, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि पहली बार हम चुनाव 3 टायर सिस्टम लागू करेंगे। पहली बार चुनाव हुआ है, उसमें कुछ टाइम तो लगेगा, मात्र 2-4 महीने के अंदर तो कुछ चीज़ें नहीं होगी। ये 5 साल के लिए बना है। तो डिमांड थी वो जेन्युइन थी उनकी? देखिए, वो उनकी डिमांड्स है, वो उनको आप पूछें कि वो क्या जेन्युइन थी या नहीं जेन्युइन थी। मगर प्रधान होने के नाते आपको क्या लगता है कि मैं ये कहता हूँ कि वो, उनको चुना गया है, लोगों ने चुना है उनको कि डेवलपमेंट के लिए।
डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए उनको अपना परिवार भी चलाना है और डेवलपमेंट भी करनी है। पहले नंबर तो उनको लोगों ने इसीलिए चुना कि डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट के लिए अग्रसर रहें। और मैं अपने डेवलपमेंट के लिए वो अधिक फंडिंग मांग रहे थे और इसके साथ ही जो पावर्स हैं वो ज़्यादा मांग रहे थे ताकि वो विकास करवा सके। तो आपको क्या लगता है कि जेन्युइन डिमांड थी? अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, म्यूनसिपल काउंसिल हो, कमेटी हो, चाहे हमारी जो पहला टायर है वो जो पहला टीयर पंचायत है, पंचायत के अंदर आज जो डीडीओ की पावर है वो सरपंच को दी गई है। एक सिस्टम है, एक सिस्टम को उन्होंने एक कुछ सिस्टम को टाइम लगता है, लेकिन वो भी लगातार बोलते रहते हैं कि नहीं सुनी जाती उनकी बात, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। पहले क्या होता था, पहले चुनाव पहले तो होते नहीं थे, जहां हुए भी तो वहां पे ग्राउंड पे काम वर्क्स नहीं होते थे। आज ई टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया है पंचायतों के अंदर भी, ई टेंडरिंग, और ई टेंडरिंग में भी पंचायतों में भी एक चीज़ और की है कि दूसरी पंचायत का वहां पे टेंडर नहीं डाल सकता है। उसी पंचायत का जो ठेकेदार होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, वहां से ही वही उस पर कंपटीशन करेगा, जहाँ वो अपना टेंडर डालेगा, वो उसको काम मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और काम मिलेंगे, और उसमें जो सिविल इंजीनियर है वो उस बिल को पास करेगा, उसको काम को देखेगा, काम देखे हुए जो ग्राउंड पे काम होगा उसका बिलिंग होगी। एक चीज़ और है, क्या होता है कि एक कार्यकर्ता पहले क्या करता था कि वो किसी पार्टी से जुड़ा होता था, वही काम करता था, दूसरे को मौका नहीं मिलता था। तो दूसरे को मौका मिलता नहीं था, वो ग्राउंड पे करता भी कुछ नहीं था। एक तो जो सरकार ने एक चीज़ की है कि डीडीओ पावर सरपंच को दे दी और ई टेंडरिंग सिस्टम लागू कर दिया। ये एक ट्रांसपेरेंसी है। मुझे याद है कि कई लोग कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया क्या होता है। डिजिटल इंडिया ये है कि मुझे याद है कि जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो दिल्ली से भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, वो घिसता जब यहाँ तक पहुँचता है तो 10 पैसे रह जाता है। उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया वहाँ से भेजेंगे, वो 1 रुपया डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जाएगा। ये डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया है कि किसी का पैसा जो सीधा उनके खातों में जाएगा, चाहे 2-2 हज़ार रुपया, चाहे इनको किसानों को हो, चाहे आपने ये हेल्थ कार्ड जो लोगों को, लेकिन हेल्थ कार्ड नहीं बन रहे, काफ़ी वक्त लग रहा है, उस पर क्या करें? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्द पूरे जो हमारे ज़िला हैं रियासी और पूरे सारे ऐसे जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़िला हैं, ज़िला हेडक्वार्टर पे हम बहुत ही ज़्यादा गुड गवर्नेंस के तहत हम यहाँ पे एक अपना टीम बना रहे हैं। और बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर हम यहाँ पे एक टीम बैठा रहे हैं। जिन लोगों के कार्ड, ये हेल्थ कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो पोर्टल का बहाना किया जाता है, दिया जाता है कि नहीं काम नहीं कर रहा। देखो, हम पोर्टल अपना यहाँ खड़ा कर रहे हैं। हम जिला के अंदर लोगों को जहाँ भी कहीं भी होगा, हमारी एक टीम बैठेगी, जहाँ उसकी 5 मेंबर की टीम होगी, वो अपना कंप्यूटर, अपना सारा सिस्टम लगाएंगे। हम लोगों को, जो लोगों के अंदर और भी कोई स्कीम, जरूरी नहीं है हेल्थ की, और भी कोई जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें होंगी, यहाँ तो कम लोग पहुँच पाएंगे। जो सिस्टम है उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा? कोई मोहर से यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर मोहर में ही उसका कार्ड जल्द ही बन जाएगा तो वो यहाँ पे क्यों आएगा? तो आखिर क्यों देरी हो रही है? ये है जो गोल्डन कार्ड बनने में देरी क्यों हो रही है? सिस्टम कहाँ पे कोलैप्स कर रहा है? जी, पता क्या था, पहले ये था कि जो गोल्डन कार्ड बन रहे थे, पहले तो था कि जो बीपीएल परिवार हैं, जिनकी 2011 की सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से थी। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी लोग होंगे, जितनी फैमिली हैं, उन सबको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। बहुत बड़ी स्कीम है ये, मुझे लगता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ग्राउंड पे वर्क्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, या कुछ और जो हेल्थ वर्कर्स या कोई और भी काम करते हैं, उनको भी ये सुविधा, क्योंकि और भी उनके कई काम होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कहा है कि आप, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो इसके लिए अग्रसर हों, उन लोगों को स्कीम्स का फ़ायदा मिले। और हमारा जो 2024 से पहले आपने कहा कि मोहर के अंदर, चसाना के अंदर, अंजित जी, आपको पता है कि हमारे मोहर से भी फोटोग्राफ्स आपके पास मीडिया आती है, आप कवर करते हैं, चाहे बमाक का एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, हमारे वहाँ भी कार्यकर्ता हैं। हम पहले इस हेडक्वार्टर पे करेंगे, हेडक्वार्टर के बाद हम जितने भी मंडल हैं हमारे 8 के 8। चलिए देखते हैं आप कितना करते हैं और कितना फ़ायदा मिलता है। अभी कुछ कमेंट्स भी हम देख रहे हैं कि माइनिंग के ऊपर, जो कि मैं पूछने ही वाला था, ज्वलंत मुद्दा है। काफ़ी देर से लोग चिल्लाते रहे, लेकिन 2 ही ब्लॉक खोले गए और बाकी ब्लॉक अभी तक नहीं खोले जा रहे।
समझ नहीं आ रहा क्या नेताओं को जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है ये सिस्टम चलाने की, क्या सही से वो सही प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचा पा रहे? क्या अपना काम नेता जो है सही से नहीं कर पा रहे? क्यों माइनिंग के जो ब्लॉक्स हैं वो नहीं खोले जा रहे? अंचित जी, बात ये है कि माइनिंग के ब्लॉक्स आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जितने भी ये पिछले दिनों ये माइनिंग बंद थी, मैं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट ने इस पे अपना कब्जा करके रखा था। मैंने अपने नेताओं से भी बात की है कि इनके ऊपर कब्जा क्या करके रखा था, खुल के बोलिए ना। मैं बताता हूँ, खुल के बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले तो उन्होंने क्या किया कि एक टेंडर सिस्टम हुआ। टेंडर सिस्टम में बाहर की कंपनियां आई, उन्होंने इसके टेंडर डाले, उन्होंने बेइंतहा उसके रेट बढ़ा दिए, करोड़ों में उन्होंने। आप कहाँ थे? नेता कहाँ थे जो जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, वोट लेते हैं जनता से? वो कहाँ पे थे? आप कहाँ पे थे? भाजपा के जिला बताता हूँ ना, जब ई टेंडरिंग होती है ना, जब टेंडर्स पड़ते हैं उसमें नेता कुछ नहीं कर सकता है। टेंडर पड़ा है, अगर आपने 2 करोड़ पे ठेका डाला, किसी ने 5 डाल दिया रेट, तो उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने जो उनकी बिड थी उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए डाली। और दूसरा ये था कि उन्होंने जो अपनी CDR 4 बिट करवाई, उसको डिले करवाया, वो उनकी CDR 4 बिट हो गई, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे गए। उसके बाद दोबारा टेंडरिंग हुई, दोबारा टेंडर होने के बाद एक प्रोसेस चला। अब मुझे लगता है कि 2 माइनिंग के पहले ब्लॉक खुल गए, 3 के और मुझे लगता है कि हो चुके हैं, 3 के और पब्लिक हेयरिंग हुई है। हाँ, पब्लिक हेयरिंग हो चुकी है। जिनकी पब्लिक हेयरिंग हो चुकी है वो बहुत जल्द खुलने वाले हैं, 5-6 और माइनिंग खुल जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्दी। और जो रेट्स की बात चल रही थी कि कई लोगों ने रेट्स के लिए किया था, हमने इन राइटिंग दिया हुआ है डिप्टी कमिश्नर रियासी को, कहा है कि जो नए यहाँ पे आए हुए हैं नवनियुक्त, उन्होंने कहा कि ऐसा मैं कुछ नहीं चलने दूंगा। और ये रेट्स हैं, जो रेट्स पहले चला है कुछ ऐसा? नहीं चला है, क्योंकि लोगों ने अगर विरोध किया है तो चला है, बिना चले तो हुआ। कभी मौके पे जाके नहीं चेक करने की कोशिश की, या आपको नहीं लगता था कि आपको ज्यादा चाहिए और जनता को जो अगर अधिक रेट लिए जा रहे हैं तो वहां पे देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्टी कमिश्नर मैडम से मेरी बात हुई थी, उससे पहले भी 2 बार बात हो चुकी है कि इसके ऊपर की संज्ञान लें और जाए मौके पर। मैडम 2 बार जहां वहां गई हुई हैं, उस स्पॉट पे गई हैं 2 बार मैडम ने कहा कि रेट को रिवाइज किया और वे रेट रिवाइज हुए हैं, उसके बाद रेट को कम किया गया। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो रेट फिक्स हो जाए, जब सारे माइनिंग के जो रेट कम नहीं किए गए, रेट लिस्ट लगाई गई थी, जो रेट थे वही लगाए गए थे। नहीं, रेट कम हुए हैं, उसमें कम हुए हैं, जो पहले रेट थे उसमें कम हुए हैं। और अगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर भी अगर रेट्स में कोई ऐसी चीज होगी तो उसका हम विरोध बिल्कुल करेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे। हमने एक माइनिंग से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जनता, अगर हमारी जनता सुरक्षित का मुद्दा तो मीडिया ने उठाया, आप तो दिखे ही नहीं, कहीं नेता तो दिखे ही नहीं इस मुद्दे को लेकर। मीडिया ने ही लगातार इस पे बात की और उसके बाद फिर इस पर बात होने लगी। आप लोग तो, जिनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए था, जनता की मांग को सुनना चाहिए था, आप लोग वहां नहीं दिखते। देखिए, बात ये हुई अंशु जी, पहले माइनिंग का 2 ही ब्लॉक खुले, 2 में एक ही ब्लॉक चला। जब कोई भी ब्लॉक नहीं खुल रहा था, जनता तब भी चिल्ला रही थी कि अधिक दामों में रेत और बजरी मिल तो रही है, अधिक दामों में मिल रही है। तो आप अभी कह रहे थे कि करप्शन कम हुई है, लेकिन रेत और बजरी तो मिल रही थी उस दौरान। जब वो रेत बजरी मिल रही थी, तो मैं भी ये पूछूंगा मीडिया वालों के साथ कि आपने क्यों नहीं दिखाया कि वो बजरी कौन बेच रहा है और कौन दे रहा है और किस तरीके से जा रही है? मीडिया में तो खबरें चलती रहती थी कि अधिक दामों में लोग, जब हम लोगों के इंटरव्यू करते थे वो अपनी ये बात सामने रखते थे। मेरी बात सुने अंशी जी, अगर वो उसके टेंडर नहीं हुए, किसी माइनिंग के टेंडर ही नहीं हुए, और उसके बाद वो रेट किसको देते थे ज्यादा? मुझे आप बताएं ना, वो किसको देते थे रेट ज्यादा? आप कहते हैं रेट ज्यादा। जिन्होंने घर बनाना होता था उनकी मजबूरी थी, वो किसको देते थे? किससे लेते थे? वो मीडिया में, माइक में कई लोगों ने बोला है कि अधिक रेट में जो बजरी और रेत है वो मिल रही है। कुछ लेते होंगे, कुछ नहीं ले पाते होंगे क्योंकि रेट ज्यादा था। कहाँ से लेते होंगे? मुझे थोड़ी सा एक्सप्लेन करेंगे अंशी जी। आप नेता हैं, आपको क्या लगता है कि उस दौरान कहीं भी रेत और बजरी कहीं से नहीं मिली? मुझे आप मीडिया वाले हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं पता था कि वो कहाँ से ले रहे थे? मेरा भी यही सवाल है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उस समय रेत और बजरी मिल रही थी? जब ब्लॉक भी बंद थे उस समय मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? आप ये देखिए, रात को कार्यकर्ता जब जनता सोती थी तो रात को जिनको मजबूरी थी वो अपने लाते होंगे। वो किससे मिलते थे, कहाँ मिलते थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मगर अगर आप मीडिया वाले, आपने भी जानकारी रखनी चाहिए।
इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो काफ़ी अरनास में तो काफ़ी मामले सामने आए, एफआईआर भी हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों पे लगाई थी, मामला भी दर्ज हुआ था और काफ़ी बार जानकारियां भी आती थी, मीडिया में भी आता था। उस समय आप संज्ञान क्यों नहीं लेते थे, इन चीज़ों को क्यों कोशिश नहीं करते थे जानने की कि आखिर कहाँ से ये रेत और बजरी अधिक दामों में मिल रही है? देखिए अंशी जी, बात ये है कि बहुत जल्दी ये माइनिंग के जो रेट्स हैं, रेट्स तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये रेट्स स्टेबल होंगे और जो नए जो ब्लॉक हैं जो अभी जिनकी हेयरिंग हो चुकी है वो खुलने वाले हैं। और मैं अपनी जनता को ये कहना चाहूँगा कि माइनिंग के लिए हमने देश के जितने भी, अपने प्रदेश के जितने भी नेता हैं उनसे बात की है कि ये जो मुद्दा सिर्फ रियासी जिला का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का है, इसको बहुत ही जल्दी हल करना चाहिए और ये लोगों को इनकी सहूलियत मिलनी चाहिए। लोगों के लिए ये जो माइनिंग के जो टेंडर होते हैं, ठेके होते हैं, ये लोगों के लिए होते हैं, लोगों को सुविधा मिले उसके लिए टेंडर होते हैं। ये टेंडरिंग प्रोसेस इसलिए होती है कि उसमें घपला ना हो, लोग ऐसे ही माल ना उठाएं। एक गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी पैसा जाना चाहिए और जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी है लोगों के लिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अग्रसर रहेगा। हम हमेशा उनको पूरी सपोर्ट करेंगे, लोगों की सपोर्ट के लिए हम अग्रसर रहेंगे। तो माइनिंग जल्दी खुलने वाली है? बिल्कुल, जितने भी जो माइनिंग के जो हो चुके हैं, जो टेंडर प्रोसेस हो ही चुका है, मोस्टली सारा हो चुका है, जिनकी हेयरिंग हुई है वो खुलने वाली हैं। केंद्रीय विद्यालय जो रियासी में खोला जाना है, काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं, एक लिस्ट भी जारी हुई थी उसमें भी नाम था। कुल कितने केंद्रीय विद्यालय उस लिस्ट में थे और कब वो खुलेंगे? आखिर कब तक और जो विद्यार्थी हैं वो इंतज़ार करेंगे इसका? कुछ लोग, जब वादा किया गया था कुछ साल पहले चुनावों के समय में, तब वो 8th में 9th में कुछ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, उनके पेरेंट्स ने ये मुद्दा सुनकर या ये आश्वासन सुनकर भाजपा को कहीं ना कहीं वोट भी दिया होगा, लेकिन उसके बाद कई सालों के बाद भी आज तक केंद्रीय विद्यालय रियासी में नहीं खोला गया है। कुछ स्टेटस पता है आपको कब खोला जाएगा? देखिए अंशी जी, पिछले दिनों जब ये पहले तो यही था कि कोई कहते थे कि अनाउंस नहीं हो रहा है, उसके पहले लोगों ने कहा था कि डिग्री कॉलेज नहीं है, पूनी के अंदर डिग्री कॉलेज नहीं खुल रहा है, किसी ने कहा कटरा के अंदर डिग्री कॉलेज नहीं खुल रहा है। हमने देखा कि हमारी सरकार के अंदर ये डिग्री कॉलेज अनाउंस हुए हैं और उन डिग्री कॉलेज की क्लासें भी बैठ चुकी हैं, पूनी के अंदर क्लासें बैठ चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। कटरा के अंदर भी जोरों शोरों से काम लगा हुआ और वो भी क्लासें बैठ चुकी हैं। जहाँ जहाँ डिग्री कॉलेज के अनाउंस हुए वहाँ हो गए हैं। उसके बाद मुद्दा था कि डिग्री कॉलेज तो ठीक है, अब केंद्रीय विद्यालय का क्या? तो केंद्रीय विद्यालय अनाउंस नहीं हो रहा है। अब केंद्रीय विद्यालय अनाउंसमेंट हो चुकी है। मुझे सवाल देरी पर, हाँ, देरी क्यों? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है इतनी भी देरी नहीं हुई है। देश के अंदर हमारी सरकार वादा कब किया? पिछले 6 साल से ही हमारी देश के अंदर सरकार हुई है और देश के अंदर जो सरकार हमने जो वादे हमने जो आज वादा आप करेंगे वो कुछ सालों के बाद के अंदर, हम अपनी सरकार के अंदर अपनी टर्म के, हम 2024 के पहले यहाँ वादा तो पहले हुआ था। नहीं, जब पहले वादा तो हमने पहले ही करना था। वादे तो पहले ही होते हैं। इतने साल क्यों लगे? हमने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम केंद्रीय विद्यालय भी खोलेंगे, डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे। हमने तो जम्मू कश्मीर के लिए कहा था कि हम एम्स भी देंगे, हमने IIT कॉलेज दिया, हमने IIM कॉलेज दिया, हमने क्या नहीं दिया। देश के जो ये प्रधानमंत्री जी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, अंशित जी, केंद्रीय विद्यालय कब तक बनेगा? कुछ स्टेटस पता है आपको कब तक? मैं ये कहूँगा, कहाँ खुलने जा रहे हैं? वो जहाँ लैंड आइडेंटिफाई हुआ है वहीं खुलेगा और कहाँ पे? हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उसकी जो क्लासें हैं, हमने कहा है कि ये यहाँ डाइट की एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है तो उसमें क्लासें बैठाई जाएं। पिछले दिनों ये कोरोना काल में वो चीज़ संभव नहीं हो पाई है। अब तो आपने देखा कि फिर स्कूल बंद हो गया, कल परसों से फिर अनाउंसमेंट हो गई स्कूल बंद हो गए। जैसे ये कोरोना काल जाता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो केवी की क्लासें हैं जल्द ही रियासी के अंदर और जो कटरा के सराउंडिंग में जो कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, दोनों शुरू हो जाएंगे और इनकी क्लासें भी बैठेंगी। विंड एनर्जी का भी एक प्रोजेक्ट है जो बिड्डा में सुना था कि शुरू होगा, वो भी ठप पड़ा हुआ है, क्या होगा उसका और क्या है उसकी जानकारी? विंड एनर्जी के लिए तो हम तो चाहते हैं कि विंड एनर्जी ये चले और हमारी जो रियासी की जनता है और जो बिड्डा के एरिया हैं उनके सराउंडिंग इलाके हैं, इतनी जितनी हमें बिजली चाहिए वो उससे हमें मिल सकती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर मैं कोशिश करूंगा अपने जो यहाँ के, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मेरे लिए बड़ा है, क्योंकि मेरे वो जहाँ के सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनसे इस पर बात करूंगा। और अभी तक बात नहीं, 1-2 बार बात हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि इसको हम
स्ट्रीमलाइन लाएंगे इसको। ये और हम चाहते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि वो जहाँ पे पड़ता है उस इलाके, उसके सराउंडिंग और रियासी, खासकर ये 2-3 जगह हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये ना हो कि हम संघर्ष करते रहे और बिजली कहीं और जाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब, सरकारें आपकी हैं तो ये सब तो आपको देखना है। बिल्कुल प्रयास, हम यही प्रयास करेंगे। अब आप अपोजिशन में नहीं है ना? नहीं, हम अपने केंद्रीय मंत्री से यही तो बात कर रहे हैं कि हमें इसका बेनिफिट हमारे रियासी की जनता को, जो बिड्डा के लोगों को, उनके सराउंडिंग इलाकों में जितनी बिजली हमें चाहिए हमें यहाँ से मिल सकती है। और जहाँ से बिजली मिलेगी और ये जो कट हैं, जो ये पावर कट हैं, वो उससे हमें निजात मिलेगी रियासी की जनता और रियासी के सराउंडिंग इलाकों को। इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी मैं चाहूँगा कि 2024 से पहले जो अगला मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो, उससे पहले ये मसले हल हों। सब कुछ ठीक पहले ही करेंगे चुनावों के पहले? बिल्कुल करेंगे, कोशिश अभी भी करें ना, क्योंकि ठीक चुनावों के पहले सारे नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो टाइम समय लगता है। देखिए, आप 8-10 महीने से लोगों के बिजनेस ठप रहे, सारा कुछ बंद रहा, लोग घरों के अंदर बंद रहे इस कोरोना में। तो ऐसा था कि 8-10 महीने ये कुदरत का जो कहर है वो पूरे, मैं ये कहूँगा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में ये जो पनपा है। भाजपा के नेता मास्क भी कम पहनते हैं, ऐसा देखा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने खोल दिया है तो इसलिए आपने पहना हुआ है तो मैंने आपसे बैठ के बात की है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी मैं ये मेरा जनरल सवाल था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कोरोना काल में बाहर निकला, मास्क पहना। एक सवाल ये भी उठता है कि नेता बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं तब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं होती है, लेकिन गाइडलाइंस जारी कर दी जाती हैं और लोगों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है लोगों को। हालांकि करना चाहिए इस अपनी सेफ्टी के लिए और औरों की सेफ्टी के लिए, लेकिन नेता जब रैलीज करते हैं तब भूल जाते हैं। देखो, मैं नेता नहीं हूँ, जो नेता करते हैं आप नेता नहीं? मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ। मगर ये मैं जरूर कहूँगा कि इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकला, उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों की सेवा की। और मास्क भी कम पहना। देखिए, मास्क हमने पहनाए, हमने खुद नहीं पहने, हमने कई लोगों को पहनाए, खुद नहीं पहने, लाखों में हमने पहनाए, क्योंकि हमने लोगों को अवेयर किया। इसलिए किया कि हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, हम वो हैं तो हम भी हैं, अगर जनता नहीं है तो हम नहीं हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई लोग पॉजिटिव भी आए और उस दौरान आपने देखा कोई भी इस जम्मू कश्मीर के अंदर या कहीं और आप बताओ मुझे कोई ऐसा कार्यकर्ता हमारे सिवाय। और चलिए, ये तो पार्टी की तारीफ हो गई। यूनिवर्सिटी का भी एक मुद्दा है जो कि नगर में जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी काफ़ी लेट हो गई आपकी सरकार में। नहीं, चल रहा है, काम तो चल रहा है, उसका यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। कब तक क्लासेस शुरू हो जाएंगी? देखिए, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, पूछूंगा, मुझे इसका पूरा मैं नॉलेज नहीं है कि वो कब तक क्लासें शुरू होंगी। मगर ये है कि हमारे समय में वो काम शुरू हो गया, वो हमारे समय में ही कुछ चाहते हैं कि हमारी सरकार के अंदर ही वो दोबारा शुरू हो, और आने वाले दिनों में भी हमारी सरकारें होंगी कांग्रेस मुक्त। ये अगर देश हो रहा है तो मैं कहूँगा जितने सवाल मैंने आपको पूछे, आपको लगता है कि कहीं ना भाजपा मुक्त ना हो जाए? क्योंकि सवाल तो इतने बने हुए हैं, इतने मुद्दे तो जो मैंने सवाल आपको किए, ये लोग इन समस्याओं को झेल रहे हैं, परेशानियों पेश आ रही हैं लोगों को। देखिए, परेशानियां तो रहती हैं, लोगों को परेशानियां रहती हैं, और अपेक्षा भी उन लोगों से ही होती है जो लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन मसलों को हल कर देना। बिल्कुल, अपेक्षाएं अगर भारतीय जनता पार्टी का, देखिए, अगर 5 साल का समय हमें डीडीसी का मिला हुआ है, 5 साल का हमारी म्यूनसिपल काउंसिल कमेटी को मिला है, 2 साल 2.25 साल ही हुए हैं उनके, और ये मात्र 2-4 महीने हुए हैं। तो विश्वास रखें कि जो हमारी डीडीसी है वो भी काम करेगी। हमारे यहाँ के जो डीडीसी काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, वो इस जो मसले हैं उनको हल। किसानों ने खेती करना भी बहुत से किसानों ने छोड़ दिया है, क्योंकि बंदरों का आतंक है, खेती नष्ट कर देते हैं और नुकसान होता है किसानों को। शहर में भी बंदरों का आतंक देखा जा सकता है, तो वो मसला भी आप हल नहीं करवा पाए। आवारा कुत्ते हैं, आवारा मवेशी है। पहले कोशिश हालांकि जरूर हुई थी, कैटल पॉन्ड जो बनाया गया था वहाँ पे मवेशियों को ले जाया जाता था और फिर चालान किए जाते थे, वो भी एमसी रियासी ने करना बंद कर दिया है।
तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ये आखिर क्यों हल नहीं करवा पा रहे? पहले में और आज में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? परिवर्तन शायद आपको जानकारी नहीं होगी, विद इन डेज 1-2 दिन पहले इन कैटल पॉइंट दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस पे जब आपने इंटरव्यू लिया था उसके बाद मेरे म्यूनसिपल जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कैटल पॉइंट में हमने ये जो आवारा पशु हैं उनको उठाया हुआ है, उनको लेके गए हैं और लोग अभी भी लोगों को यही लगता था कि ये ऐसे ही चलते रहेंगे। लोगों को भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अपने जो आवारा पशु हैं वो उनको घर में रखना चाहिए। वो कई लोग दूध लेते हैं उसके बाद बाहर छोड़ देते हैं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से, रियासी अपडेट के माध्यम से भी उनसे अपील करूंगा कि आप ये पाप के भागीदार ना बने। ये लोग, अगर आप उसका दूध पीते हैं और हमारे जो हिंदू धर्म है उसको गाय को माता से पुकारते हैं, तो वो अपने पशु को अपने घर में बांध के रखें और जहाँ खेतों में लेके जाएं। और दूसरा ये है कि ये कैटल पॉइंट दोबारा शुरू हो चुका है। रही बात बंदरों की, तो उसके लिए जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं उनसे बात हो चुकी है। पहले भी आपने इंटरव्यू लिया था मेरे प्रभारी जी का। क्या हल निकाला? नहीं, हल कुछ नहीं निकला है। वो हल वही निकालेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से उठाएंगे, मगर उठा के छोड़ना कहाँ, इसके लिए वो बड़े परेशान हो चुके हैं कि जहाँ जाओ वहाँ मंकी हैं। तो इसके लिए अब देखते हैं क्या, कुछ ना कुछ हल तो निकलना है, कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। कुछ एरियाज़ के साथ अब जंगलों में जाएंगे तो जंगलों में भी लोगों ने, आजकल जंगलों के पास भी लोगों के घर हैं, वो उनको तंग करते हैं, उनकी भी खेती नष्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको मुद्दे को हल करने के लिए मुझे भी कुछ इतनी समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मगर ये है कि वाइल्ड लाइफ वाले ने कहा है कि इस मसले को हम यहाँ के जो जहाँ सिटी के अंदर भी कई जो वार्ड्स हैं वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहे थे इसको हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे तो यहाँ से पकड़ेंगे या कहीं और छोड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अगले इंटरव्यू तक मसला हल हो जाएगा। देखिए इसका मैं क्या कह सकता हूँ। अब बंदरों के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, तो इंसानों के लिए कहो तो मैं चलो उनको समझा भी पाऊंगा, बंदरों को कौन समझा पाएगा। माने कि जनता ज़्यादा उम्मीद नहीं करे। नहीं, उम्मीद है। जो मुझे लगता है कि देश के अंदर और इस जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर, यूटी के अंदर, आप देश की बात ज़्यादा करते हैं, रियासी की बात? मैं रियासी ज़िले की बात करूंगा। रियासी ज़िले में लोगों ने जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही किया है, चाहे म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, चाहे डीडीसी। तो ये आपको भी होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, शायद इसलिए भी उन्हें आप पर ही भरोसा करना पड़ा। क्यों नहीं स्ट्रांग थी? पूरे जब से देश आजाद हुआ उन्हीं की सरकारें रही, वही तो स्ट्रांग थी। हमने लोगों के मसले हल किए, लोगों की सुनवाई हुई। जनता ने इतना प्यार अगर आपको दिया तो ये तमाम मुद्दे आज भी मुद्दे क्यों बने? आज भी हम जनता के साथ हैं और जनता के मुद्दों को ही हल करने के लिए। तो वो पार्क भी नहीं बना पाए जो पार्क का वादा आपने एक मंच पर कहा था कि मैं इतनी देर में ये पार्क बना दूंगा, वो पार्क भी नहीं। वो पार्क बन चुका है। आप देखिए, पार्क की नींव रख चुकी है, पार्क का काम चल रहा है, इस समय भी जोरों शोरों से चल रहा है, अभी भी जोरों शोरों से चल रहा है। पार्क का हमने पार्क के लिए कहा तो पार्क बन रहा है। हमारा कितने साल और लगेंगे? क्यों नहीं, एक आध साल में। पार्क कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, पार्क कोई बहुत बड़ी चीज है। अगर हमने इस देश के अंदर, इस जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर, मैं अंशित जी फिर जम्मू कश्मीर में चले गए। मैं रियासी में एक ऑर्डर की बात करूंगा। मैं रियासी की बात करता हूँ। यहाँ हमारी 11th जो पीयूसी की क्लासें बैठनी थी, हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने अपने बाल कटवाकर संघर्ष किया। लोगों के अंदर, मतलब उस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें थी। हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे इस यहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया, स्ट्राइकें की, हड़तालें की, एक पीयूसी क्लास लेने के लिए। आज आप एक इंटरव्यू लेते हो, दूसरा लेते हो, तीसरा लेते हो, चौथे इंटरव्यू में कॉलेज खुलते हैं, काम चलते हैं। हमें कॉलेज लेने के स्टैंड में सफाई तक नहीं हो पाई अभी तक। सफाई जनाब, बिल्कुल सफाई। इंटरव्यू ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, सफाई हो रही है, पैसा भी लग रहा है, गलियां भी पक्की हो गई हैं। आज रुकेंगे, जब आप घर पे जाएंगे वहां रुकेंगे, देखेंगे आज सफाई होने के बाद भी क्या हालत वहां रहती है वो देखेंगे। मैं आज दोपहर को भी गया था, वहां पे खड्डे थे। सफाई का मैं नहीं कह सकता सफाई हुई थी, मगर खड्डे थे। पीछे की तरफ खड्डों के लिए मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी पीडब्ल्यूडी के टेंडर्स बस हो जाएंगे, ये जो खड्डे भर जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले इंटरव्यू से पहले ये खड्डे भर जाएंगे। चलिए, अब एक सवाल मेरा ये रहेगा कि एक ऑर्डर दरमाड़ी और मोहर सब डिवीज़न में निकलता है कि कोई भी इंसान किसी भी ऑफिसर और ऑफिशियल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है।
संदेश ये कहीं ना कहीं जा रहा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई अगर वीडियो बनाना चाहता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो डर जाएगा कि मेरे पर कार्रवाई ना हो जाए। आप किस तरह से देखते हैं इस आर्डर को, और क्या लगता है आपको कि इस तरह का आर्डर कहीं ना कहीं जो विसल ब्लोअर होते हैं या फिर किसी करप्शन के मामले को उठाना चाहते हैं या दूसरे किसी मामले को उठाना चाहते हैं, तो वो डरेंगे पहले कि मुझ पर कार्रवाई ना हो जाए? क्या इस आर्डर की जानकारी आपको है? देखो, पहले तो मुझे अंशी जी इसकी जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ ऑर्डर है। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर है तो इसकी मैं निंदा भी करता हूं और इसका मैं विरोध भी करूंगा, क्योंकि ऐसा ऑर्डर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत करता है, ऑफिशियल जो ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है, जनता का काम होता है लोगों का काम बताना, उनका काम होता है कि काम करना, जहाँ अपने नीचे के जो उनके ऑफिसर हैं उनसे काम करवाना। तो अगर वो गलत काम करते हैं, अगर वो गलत बोलते हैं, या वो किसी करप्शन के मामले में बात करते हैं, अगर उसकी रिकॉर्डिंग होती है या उसकी कुछ ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए मैं उस जो करता है मैं उसके साथ जाऊंगा, ना कि मैं ऑफिसर के साथ जाऊंगा। अगर ऐसे ऑफिसर होंगे तो उनका पूरा विरोध करेंगे, सरकार के अंदर नहीं करेंगे, हम एलजी के पास भी जाएंगे, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़े वहाँ भी जाएंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कुछ किसी को ऐसे ही हरासमेंट कोई करे, कोई ब्लैकमेलिंग के लिए, वो गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो ये आपने कहा कि अगर ऐसा ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को मैं नहीं मानता, और ना ही मैं इस ऑर्डर को चैलेंज करूंगा, 100% करूंगा। चलिए, भीमगढ़ किले की बात करेंगे। उसका भी जो बताया गया था वो नहीं हो पाया। जो भोजनालय खुलना था, जो शौचालय खुलना था, वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है और ख़राब होता जाता है, क्षतिग्रस्त होता जा रही बिल्डिंग उसकी। उस पर क्या करेंगे? वो भी आपकी सरकार नहीं करवा पाई। भीमगढ़ फोर्ट पे बहुत जल्द काम होने वाले हैं, और हमने आपको बताया था कि हमने जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो प्रदेश कार्यकारिणी इस बार कटरा के अंदर आई हुई, मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने जहां कटरा वैष्णो देवी से शुरुआत की, वहां भी एक रेजोल्यूशन डाला गया है, ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन इस भीमगढ़ फोर्ट के लिए। उसके बाद हमने जिला से भी ये रेजोल्यूशन डाला है भीमगढ़ फोर्ट के लिए, और हमने यही अपील की है, कई लोगों ने यहाँ उठाया मुद्दा ये कि यहाँ केबल कार लगनी चाहिए, यहाँ से सूला पार्क से भीमगढ़ फोर्ट और भीमगढ़ फोर्ट से कालका मंदिर में। ऐसा हो कि एक जो हमारी जो शिवखोड़ी यात्रा जाती है वो कम से कम यहाँ डाइवर्ट हो, रियासी की जनता को इसका फ़ायदा मिले। उसके लिए हमारे कई नेता, और मैं कहूँगा कि और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए उन्होंने भी बड़े प्रयास किए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सच श्रेय हम लेंगे, हम ये कहेंगे कि हम जनता के साथ हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगी उनके साथ भी हैं, और जो अपनी पार्टी के संगठन के लोग हैं उनके साथ भी हैं। रियासी की भलाई के लिए हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं, सिर्फ वो रियासी का भला होना चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। सत्ता में तो आप लोग हैं ना, भला तो अब आपको करना है, आपको कोशिशें करनी है। और किले के पीछे का जो जंगल का इलाका है वहाँ जू बनाने की भी मांग पहले होती थी, क्या उस पर भी काम किया जाएगा? कुछ उसका भी स्कोप देखा जाएगा यहाँ पे अगर है? कोशिश करेंगे। म्यूज़ियम के लिए कुछ बात चली थी, उसके लिए डॉक्टर साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि म्यूज़ियम यहाँ होना चाहिए, वो होगा। बाकी आपने कहा कि उसके पीछे जो जंगल का इलाका है उसमें क्या है जूहू के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कोई बात हुई है। हाँ, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं इसके लिए, और 100% करेंगे। अपनी रियासी की डेवलपमेंट के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। और अगर आप और मीडिया और खासकर हमारी रियासी की जनता हमारा साथ दे रही है, तो 100% हम इसके लिए पूरे सवाल पूछ के साथ दे रहे हैं ना आपका। हम सवाल पूछते बिल्कुल, आप पूछते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, हम करते रहेंगे। आप आश्वासन देते रहेंगे। आश्वासन नहीं देंगे, हम करेंगे। अंचित जी, ये मुद्दे आज तक क्यों नहीं हुए? काफी पुराने ये मुद्दे हैं, कई सालों के मुद्दे, जितने बड़े भी आज सवाल किए। बड़े मुद्दे हुए हैं अंचित जी, बहुत मुद्दे हुए हैं। चनका का नाम सुना है आपने? चनका गए हुए हैं आप? अंचित जी, मुझे सुनाए। ठाकराकोट तहसील के यहाँ से जम्मू जाते थे ना, 4-4 घंटे हमें लगे जाते थे। हम कटरा पहुंचने में 3-3 घंटे लगे जाते थे। हमें याद है वो प्रोजेक्ट, वो रोड किसके समय में? पुरानी सरकारों के समय में हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के समय में, हमें याद है। मैं वो रोड जो उसका मुझे खुद याद है, हमारे यहाँ विधायक थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, दोनों हमारे थे। किस रोड की बात? ये कटरा रियासी रोड की बात कर रहा हूँ। काम शुरू कब हुआ? इसका प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? मुझे बताए ना। मैप कब बना? सर मेरी बात सुने, इसका मैप जब मर्जी बना हो, काम हमारी सरकार के अंदर हुआ, हमारी सरकार ने इस काम को किया। और टोल भी आपने, मेरी बात सुने, टोल अधिग्रेड भी आपने, मेरी बात सुने, टोल के लिए मैं ये बताऊंगा, अगर हमें थोड़ी तकलीफ होती है, उधमपुर वालों को तो कोई तकलीफ नहीं ना, उनके लिए भी टोल बड़े लोगों के लिए सुविधा भी है, मगर
हमने सिर्फ हमारा रोड आपने बनाया, अगर तो टोल भी आपने लगाया। हमारा एक ही एजेंडा है कि टोल का रेट भी आपने, रियासी जिला के जो हमारे जो लोग हैं उनको टोल में रिलीफ मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और 100% बहुत जल्द। पहले टोल लगाया और अब प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए टोल लगना है, जहां जहां लगते हैं टोल हर इतना रेट देखिए मेरी बात सुने, हमें रेट इसलिए ज़्यादा लगता है कि हम रोड कम यूज़ करते हैं, इसलिए हमें रोड कम यूज़ करते हैं। हम रोड पूरा यूज़ करते होते तो हमें शायद हमारे लोग कोई इसके लिए कोई आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अंशी जी, और बहुत जल्द हमने एक DPR के लिए डॉक्टर साहब से बोला हुआ है, और उसमें ये नहीं कहूँगा कि अगली मीटिंग या अगले इंटरव्यू होगा, वो थोड़ा समय लगेगा। मुझे विश्वास है कि वो DPR यहाँ से जो बाया नगरोटा से होके जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें एक नेशनल हाईवे रोड मिल जाए, जिससे कि ये हमें टोल से रिलीफ, वो वाली रिलीफ मिल जाए। वहाँ से हम लेंगे ही लेंगे, यहाँ से भी लेंगे कि हमारा जो एक तो रन हमारा 1 घंटे का 1.25 घंटे का हो जाएगा, आधा घंटा हमारा वो बचेगा, दूसरा हमारा टोल भी बचेगा। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ठाकराकोट तहसील के चनका एरिया में आप कभी गए? गया हूँ। खूबसूरत इलाके, बहुत ही सुंदर। लेकिन एक शिकायत रहती है वहाँ के लोगों को कि टूरिस्ट विभाग या फिर जो भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। बात होती है टूरिज़्म को बढ़ावा देने की, लेकिन रियासी ज़िले में अगर इतना खूबसूरत एक चिनाब किनारे इलाका है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? और अब कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप सत्ता में हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैं प्रोजेक्ट बना है अभी तक? मैं बताता हूँ, मैं पहले भी बड़ी बार गया हूँ, मगर उसको मैंने उस खूबसूरती को तब देखा जब हमारे DDC का चुनाव था। DDC के चुनाव में वो जो उसके साथ स्कूल है, वहाँ पे हमारा जो DDC के इस समय जिजबगली से जो हमारे जीते हैं कैंडिडेट अब्दुल रशीद साहब, वो उनका फॉर्म सबमिट करने के लिए मैं गया था। और बहुत ही प्यारा वो ऐसा स्थान है, और अच्छी वो ग्राउंड्स हैं, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, साथ में दरियाई चिनाब है, वो बहुत ही व्यू देखने वाला है। उसमें डेवलपमेंट के लिए मैं ये कहूँगा जो पिछले दिनों जो काम नहीं हुए हैं, अंशी जी 3 बार वहाँ के विधायक रहे, वो कैबिनेट में मंत्री रहे, सरकारों में रहे, चाहे वो NC से कांग्रेस में थे, किसी भी में थे, उन लोगों ने हमारे लोगों को वहाँ से लूटा। उन लोगों को मैं कहूँगा कि उनका कोई देखभाल नहीं की। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप अभी तक उन लोगों को समझ नहीं पाए हैं। आप कृपया भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में हमारा वहाँ का विधायक हमारा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, विधायक बनने के बाद ही डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट तो हम वैसे भी करेंगे, हम तो वैसे भी चिनका एरिया की बात कर रहा हूँ, चिनका एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 3 विधायक 3 बार विधायक रहे, मैं कहूँगा 3 बार नहीं रहे, पूरी उम्र वही रहे। उनके वालिद साहब रहे, उससे पहले भी उनके ही कोई लोग रहे होंगे। हमारा तो एक बार भी कोई विधायक नहीं जीता वहाँ। पहली बार हमारा DDC का वहाँ पे मेंबर जीता है। तो DDC के मेंबर तक जहाँ तक उसकी डेवलपमेंट होगी वो पूरा प्रयास करेंगे, उनको प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और वहाँ पे तो मैं कहूँगा कि वो वहाँ तो इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है, जहाँ मैं देख के आया हूँ उसको। बहुत अच्छा व्यू है, और मैं प्रयास करूँगा कि उन लोगों ने भी इसके लिए 1 हफ्ता 10 दिन पहले, मुझे लगता है कि मीडिया वाले वहाँ जा रहे हैं तो वो व्यूज़ ले रहे हैं, वो लेंगे। देखिए आप दिखाएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम कुछ ना कुछ, और उन लोगों का भी फ़र्ज बनता है। मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि आप अब जाग जाइए। अब वो सरकारें गई जो सिर्फ लोगों को लूटती थी, रोड्स बनाए नहीं उन्होंने। हमारे समय में रोड्स की मैं कहूँगा चारों तरफ रोड भरमार पड़ी हुई है, हर अच्छे रोड्स बन रहे हैं। एक शख्स आए थे रियासी में, इंटरव्यू उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री अच्छे दिन कहते हैं वो अभी तक गुलाबगढ़ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सड़कें नहीं है वहाँ पे। तो रोड्स कहाँ पे हैं फिर? गुलाबगढ़ तक तो आपके रोड नहीं पहुँचे। देखिए गुलाबगढ़ का जो जब ये बनते हैं ना, अब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो 3 टायर सिस्टम है, जो फर्स्ट टायर में आता है हमारा पंचायत। गुलाबगढ़ से वोट नहीं मिलते तो वहाँ आपका ध्यान। मैं बताता हूँ, वो जो फर्स्ट टायर है वो कहते हैं कि अब जो PMGSY की रोड्स बनेगी, उसकी जो सरपंच रिकमेंड करेगा उस रोड को पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ना कि विधायक और MPs के। मेरे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 3 मीटिंगों में अभी पिछले दिनों रिसेंटली 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा कि सरपंच वहाँ से लिख के भेजेगा, उसी रोड को रखा जाएगा। पहले क्या होता था कि वहाँ के जो विधायक थे वो भेजते थे, उन्होंने कभी रिकमेंडेशन भेजी नहीं। ये सारा जो मैं ये कहूँगा कि अगर वहाँ पे जहाँ रोड्स का
नहीं हुआ है। आप लेना वहाँ से हमारे जो वाइस चेयरमैन जीती हैं उनका इंटरव्यू लें, पूछें कि किसने वो रोड्स नहीं बनाए। उस समय जो जहाँ के विधायक थे, वहाँ के विधायक थे, वो विधायकों ने भेजना था, रिकमेंडेशन उसने भेजनी थी कि इस रोड को प्रायोरिटी पे रखा जाए। सांसद कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। हाँ, पिछले 6 सालों से मैं बताता हूँ ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या नहीं किया, मुझे बताएं क्या, कौन सा फिर काम अभी है? रोड क्यों नहीं बने? देखिए, रोड्स उन्होंने भेजी नहीं। अब उन्होंने कहा कि ये 3 टायर सिस्टम लागू होगा, ये जो पंचायत भेजेगी वही बीडीसी भेजेगी, वो डीडीसी भेजेगी, उन लोगों को, उन पे प्रयास किया जाएगा, उनको पहले प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, ना कि विधायक भेजेंगे उसको, उस रोड को बनाया जाएगा। क्या होता था कि वो अपने जो इलाके थे, अपने जो घर थे, उन्होंने सजाए, वहाँ पे रोड्स बनाई, उन्होंने वहाँ तक पहुँचाई। जो दूर दराज के इलाके थे उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो जहाँ वहाँ के जो भी सरपंच पंच या डीडीसी हमारी है, ये डीडीसी जब भेजेंगे ऊपर रिकमेंडेशन करेंगे, बहुत जल्द उन रोडों का काम शुरू हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अंचे जी। तो ये थे जिला रियासी के भाजपा के प्रधान शील मगोत्रा जी। तमाम सवालात हमने इनसे करने की कोशिश की और पुराने जो काफ़ी लंबे समय से कई मुद्दे चल रहे हैं उन पर इनसे बातचीत की। इन्होंने अपने अंदाज में उसका जो जवाब है वो दिया है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।